नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। राष्ट्रहित में कल हमने रोजगार का मुद्दा उठाया था और उसके बाद जब शो खत्म हो गया उसके बाद भी कई लोगों के फोन कॉल आते रहे, तो आज भी हमने ये तय किया कि हम बात रोजगार पर ही करेंगे। और शेर से शुरुआत कि मैं एक मजदूर हूं, रोटी की खातिर बोझ उठाता हूं, मेरी किस्मत है बारे हुक्मरानी पुश्त पर रखना। ये एहतिशामुल हक सिद्दीकी का शेर है। तो बिना किसी भूमिका के मैं सीधे बात पर आता हूं, सीधे मुद्दे पे आता हूं। रेलवे भर्ती बोर्ड की बात आज, आरआरबी जिसको शॉर्ट में कहते हैं, इसकी गैर तकनीकी श्रेणियों की परीक्षा हुई, जिसके कुल जो खाली पद हैं वो थे सिर्फ 35,000, लेकिन आवेदक 1.25 करोड़। भूमिका मैंने इसलिए नहीं बांधी क्योंकि एक वाक्य में आप समझ गए होंगे कि हालाते हाजरा क्या है। 1.25 करोड़ कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। यह 20 से 25 की उम्र वालों की देश की कुल आबादी का 10% हिस्सा है। यानी इस आयु वर्ग का हर 10वां युवक बेरोजगार है। यानी 20 से 25 साल की उम्र जिन युवाओं की है उसमें से हर 10वां युवक बेरोजगार है। रेलवे में निम्नतम श्रेणी में अकुशल श्रमजीवी के तौर पर भी यह काम करने को तैयार हैं लोग। साल 2019-20 में 18 से 25 आयु वर्ग की बेरोजगारी दर 24.5% रही। पीएलएफएस के ये आंकड़े क्या कहते हैं? क्या आपको डराते हैं? आपको डराते हैं या नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा, ये आप खुद तय करिए। अगर छोटे या संकटग्रस्त देश को छोड़ दें तो यह दर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, जिसका एक अर्थ यह भी है कि देश का हर 10वां नौजवान बेरोजगार है। वैसे विभिन्न अलग अलग स्रोतों से जो ये आंकड़े प्राप्त हुए उसका सच मैं आपको बताने जा रहा हूं आज इस कार्यक्रम में राष्ट्रहित के। ऐसा भी नहीं माना जा सकता कि सामाजिक तौर पर एक बेरोजगारी जो है वो कलंक के तौर पर होती है, लेकिन इतना जरूर है कि बेरोजगार युवक अंदर ही अंदर कुंठित होता रहता है और बहुत से लोग खुद को बेरोजगार बताने में हिचकते हैं। एक अच्छी खासी तादाद ऐसे लोगों की है जो खेती किसानी की आड़ में अपनी पीड़ा बिना बयान किए झेल जाते हैं। इसलिए आंकड़ों की बाजीगरी करके बेरोजगारी को कम आंकना खतरनाक है। बेरोजगारी मूल तौर पर आर्थिक मुद्दा है। आंकड़ों में तो बहुसंख्यक आबादी के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है, लेकिन सरकारी आंकड़े यह भी बताते हैं कि हमारी 1/3 आबादी गरीब है। 80 करोड़ की आबादी खाने के लिए सरकार की मोहताज है। जाहिर है बाकी जरूरतों के लिए यह परिवार बेरोजगार होना शायद ही बर्दाश्त कर रहे हो। वो कोई भी काम करने को तैयार हैं, फिर चाहे मजदूरी कितनी भी कम क्यों ना हो। सिर्फ रोजी रोटी की तलाश में एक अच्छी खासी आबादी उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा, बिहार और दूसरे जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं वहां से पलायन करते हैं। करीब 92% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। पहले दिल्ली और मुंबई में ज्यादातर पलायनकारी पहुंचते थे, लेकिन अब यह ट्रेंड बेंगलुरु की तरफ शिफ्ट हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक 19% पलायन सिर्फ उत्तर प्रदेश से होता है। इसके बाद असम जहां 15%, ओडिशा जहां 13%, बिहार जहां 12% और आंध्र प्रदेश में 9%। इसी तरह बेंगलुरु में सबसे ज्यादा 40% लोग पलायन करके पहुंचते हैं काम की तलाश में। रोजगार के लिए शहरों की तरफ से आने वाले 41% लोगों को गाड़ी चलाने का काम मिलता है। इसके अलावा 32% लोग जो हैं वो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। और इससे मुझे एक वाकया भी याद आया। आज हमारे एक वरिष्ठ हैं, वो जब दफ्तर आए तो वो ये कह रहे थे कि वो जिस गाड़ी से आए उसका जो ड्राइवर था वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, लेकिन वो डिलीवरी और ये जो टैक्सी चलती हैं या राइड चलती हैं, बाइक चलती हैं, वो चलाया करता है। उसने अपनी पीड़ा बयान की और उसने बताया कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए इस पर निर्भर है। इसके अलावा 9% लोग ऐसे हैं जो अपने गांव से बेरोजगारी की वजह से पलायन करते हैं और सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। लगभग इतने ही लोगों को घर में भी काम मिलता है। औपचारिक रूप से नियुक्ति के अभाव में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले इन लोगों की जो आय है वो निश्चित नहीं होती। एक अनुमान है, इसके मुताबिक 1/3 लोगों को 15 से 20 हजार रुपए प्रति महीने की आमदनी होती है। रोजगार के लिए शहरों का
जो आश्रय लेने वाले लोगों में 35% लोगों की उम्र 18 से 20 साल के बीच है। रोजगार के लिए भटकने वालों में 92% आबादी पुरुषों की है। ये आंकड़े मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे आप अपने आसपास के माहौल को समझ पाएं। ये पूरे देश के आंकड़े हैं। कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के अपने कई इलाकों में गांव घर वापस लौटे लाखों श्रमिकों की भीड़ अब गायब हो गई है। हालात सुधरने के साथ न केवल वापस आए लोग दूसरे प्रदेशों पर काम पर लौट गए हैं, बल्कि उनके साथ कई नए लोग भी काम की तलाश में पलायन कर गए। हालात ये हैं कि बीते 2 साल में जहां रबी की कटाई और गन्ने के मौसम में मजदूरों की कमी नहीं थी, वहीं इस बार मजदूरों का टोटा रहा। ये गांव से आए हुए आंकड़े बताते हैं। गांव से हम कई लोगों से हमने बात की तो ये पता चला कि इस बार गांव देहात के इलाकों में मजदूरों की किल्लत है। कोरोना संकट से उबरने के बाद सबसे पहले कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की वापसी शुरू हुई। वहीं हालात जब सुधरे तो उसके बाद खेतिहर मजदूर भी दूसरे प्रदेश चले गए, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश। खेतिहर मजदूरों का पलायन अभी भी लगातार चल रहा है। कोरोना संकट का पहला दौर खत्म होने के बाद मुंबई और उसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में ही और गुजरात में, दिल्ली में जाने वाली ट्रेनों में जो भीड़ नजर आई, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप किसी भी जनरल बोगी में अगर नजर दौड़ाएंगे या आप खुद सफर करेंगे तो आप समझ पाएंगे पलायन की स्थिति और बेरोजगारी की स्थिति। वैसी ही स्थिति अब पंजाब की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों में दिख रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खेतिहर मजदूर पंजाब और हरियाणा का रुख करते हैं। उद्योगों के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा कारखानों में काम करने वाले मजदूर और निर्माण श्रमिकों ने दूसरे राज्यों का रुख किया। इस बार महाराष्ट्र और गुजरात में बड़ी तादाद में बुनकरों का पलायन हुआ है। तो सच पूछिए तो भारत में रोजगार संकट की गंभीरता को पहचानना ही समस्या समाधान की दिशा में पहला कदम है। बेरोजगारी भत्ता या शहरी रोजगार गारंटी जैसे कदम समस्या का पूरा समाधान नहीं कर सकेंगे। इसका ठोस समाधान करना ही होगा, तभी देश का सर्वांगीण विकास संभव है। फिल्म नटवरलाल में एक डायलॉग था, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, आखिर इस तबके के नागरिक, भारतीय नागरिक कितने जिंदा माने जाने चाहिए? महज सांसों का चलना जीवित होने का कितना सही मापदंड है? रिसर्च पेपर के अनुसार मनुष्य की औसत उम्र बड़ी है। यूं तो बिस्तर पर कराहता व्यक्ति भी जीवित की ही श्रेणी में आता है, पर ऐसे जीने को शायद आप जीना नहीं मानेंगे। इससे अच्छा है कि वो न जिएं। इससे न उनका जीवन स्तर सुधर सकता है और ना ही उनके बच्चों का। भारतीय जनगणना 2011 कहती है देश में 2011 तक 45.36 करोड़ लोगों ने काम की तलाश में पलायन किया। इसमें 68% ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने काम के लिए गांव से शहर में पलायन किया। गांव और शहर की लाइफस्टाइल अलग होती है। गांव से शहर में पलायन होने से शहर के रिसोर्सेज जल्द खत्म हो जाते हैं, जो कि अलग तरह की समस्या पैदा करते हैं। शहर में आबादी के बढ़ते दबाव को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन को गांव में रोजगार पैदा करने चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी तो यह है कि देश में राजनीतिक विमर्श का मुद्दा रोजगार को बनाया जाए। अपने मानव संसाधन के बेहतर इस्तेमाल के लिए जो दूसरे उपयुक्त रोजगार हैं उनको पैदा करने के लिए जतन किए जाने चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि ये नौकरियां अच्छी वेतन वाली और स्थायी हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, सामाजिक सुरक्षा देने वाली हो। ऐसे वक्त में जब हमारी अर्थव्यवस्था कम मांग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आय की कमी का सामना कर रही है, तब सार्वजनिक खर्च से ग्रामीण मांग को दोबारा से जिंदा करने की जरूरत है। यह आर्थिक पुनरुद्धार के लिए भी जरूरी है और रोजगार के लिए भी। तो इसीलिए आज भी राष्ट्र हित में हम रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं और हम कोशिश ये समझने की कर रहे हैं कि ये जो लगातार गांव से शहरों की ओर पलायन हुआ, कोरोना के समय में जो परेशानियां पैदा हुई और इस बार रबी और जो गेहूं की कटाई और गन्ना की बुआई का समय था, उस वक्त मजदूरों की तंगहाली गांव देहात के इलाकों में कैसे हो गई? क्यों क्या ये लोग शहरों में पलायन कर गए रोजगार के सिलसिले में? और रोजगार क्या है लोगों के लिए, जिस पे हम लगातार बात कर रहे हैं। हमारे साथ आज भी अलग अलग जिलों से कुछ लोग जुड़ रहे हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल हालात हैं क्या,
तो हमारे पास जो एक पूरा हमारे सहयोगी अलग अलग ज़िलों से हैं, हमारे साथ वाराणसी से सोनाली पटवा हैं कुछ बेरोजगार युवाओं के साथ, हमारे साथ झांसी से कुलदीप अवस्थी जुड़ेंगे, मुजफ्फरनगर से आशीष यादव, नोएडा से मुनेंद्र शर्मा और अमित नामदेव हमीरपुर से, अमन तिवारी कानपुर से, अली अख्तर लखनऊ से, अलग अलग जगह से ये सब हमारे जो सहयोगी हैं वो कुछ युवाओं के साथ हैं। तो सबसे पहले बनारस चलते हैं, वाराणसी चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ से यहाँ की जनता ने बड़ा प्रेम दिया है उन्हें। तो सोनाली, आपसे ही मैं शुरुआत करूँगा क्योंकि ये विषय मैंने कल भी उठाया था राष्ट्रहित के अपने इस कार्यक्रम में और आज भी हम उसी विषय पे हैं। तमाम माहौल जो बदला हुआ है, सियासत में जो कुछ चल रहा है, उसके साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि रोजगार को भी इशू बनाया जाए और लोग उस पर बात करते रहें, सरकारों के ऊपर एक दबाव बना रहे, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो। सोनाली, आपके साथ जो युवा है, मैं ये जानना चाहूँगा, आज हमने शुरुआत की रेलवे की भर्ती से जिसमें 35,000 पद हैं और 1.25 करोड़ जो युवा थे उन्होंने फॉर्म डाला। क्या आप पूछेंगी जो आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं उससे कि क्या वजह होती है कि इतने कम पदों के लिए, और ये भी जो पद हैं रेलवे के ये अशिक्षित और इस तरह के युवाओं के लिए थे, लेकिन इसमें पढ़े लिखे युवाओं ने भी आवेदन किया था। तो आप पूछेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी होती है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आवेदन कर देते हैं, और बनारस में क्या रोजगार के लिए संभावनाएं पैदा हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां से सांसद चुने जाने के बाद? जी जी, हमारे साथ यहाँ पे युवा मौजूद है और हम उनसे जानते हैं बेरोजगारी को लेकर। और जी आइए, क्या नाम है आपका? जी अवधेश जी, ये जानना चाहेंगे कि बेरोजगारी को लेकर कि अभी भी रेलवे में जिस तरह से भर्ती निकला है और जितनी भर्ती निकली से उससे अधिक आवेदन आया हुआ है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? आवेदन जो आ रहा है वो कम से कम 1000 गुना ज्यादा आता है। मतलब 1000 लोगों में एक आध कैंडिडेट ही है जो सिलेक्ट हो पाता है। उसके बाद भी वो सिलेक्शन होने के बाद उसके ज्वाइनिंग के बीच का जो समय है वो सालों लग जाते हैं। तो जो एस्पिरेंट है, जो लोग तैयारी करने वाले हैं, वो बेचारे बहुत दुखी हो जाते हैं और मतलब वो एक लेवल पे आके फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। इतना लचर सिस्टम है, जो इतना लंबा टेंडर लग रहा है, इतना समय लग रहा है, ये बड़ी गंभीर समस्या का विषय है। दूसरा, अगर देखा जाए तो जो रिक्त पदों की संख्या है सब सारे सरकारी विभागों में, रेलवे उसमें सबसे ज्यादा है। मतलब 20 से 25%, 30% जगह ऐसी हैं, पोजीशन जो कि रिक्त है, खाली पड़ी है। तो सरकार उस पर कर ही नहीं रहा। मतलब वो तो सरकार उसका 5%, 10% ही वैकेंसी निकाल रहा है। और उसमें भी अब चूंकि जब नंबर ऑफ वैकेंसी कम रहेगी तो जो 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 उसको भर्ती करने वाले हैं, जो लोग उसको अप्लाई करने वाले हैं, बट ऑब्वियस बात है उसकी संख्या कई गुनी बढ़ जाएगी। इसकी वजह से वो बहुत बड़ी समस्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। जी, और भी हमारे साथ युवा है, उनसे भी जानेंगे कि बेरोजगारी को लेकर क्या उनका सोच, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। ये क्या नाम है आपका? सौरभ जी, ये हमारे दर्शकों को बताया कि बेरोजगारी ये इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है और आप भी है, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा सरकार को तरह तरह की स्कीमें अच्छी निकालने से युवाओं को प्रेरणा देना चाहिए कि मतलब अपने कदम रखें जी, और नए नए स्कीमों के बारे में उनको बताना चाहिए। जैसे कॉलेजों में ही बताना चाहिए, 9 से 10 से स्टार्ट कर देना चाहिए सब स्कीम के बारे में, वो रोजगार की तरफ अपने मतलब जागरूक हो। आप वाराणसी में है और यहाँ के सांसद खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो क्या उम्मीद करते हो उनसे? मतलब कोई लड़के तैयारी करे, 1 साल 1.5 साल तैयारी करे और उसके बाद चला कि वो पेपर लीक हो गई जी, तो उसमें क्या होगी? लड़कों की मेहनत भी दाड़ गई, समय भी दाड़ गई, सारी चीजों को प्रॉब्लम हो जाएगी जी, लड़के परेशान होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुलदीप, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? कुलदीप अवस्थी झांसी से। कुलदीप, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहा हूं, बताइए। कुलदीप, ये एक बहुत विकट स्थिति है और झांसी चूंकि बुंदेलखंड का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है वो पूरा, और उस इलाके में बहुत सारी डेवलपमेंट की योजनाएं भी अभी हाल फिलहाल में हमने देखी, एक्सप्रेसवे से उसको जोड़ा जा रहा है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि रोजगार के मुद्दे पर जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे युवा अमूमन कहते हैं कि भाई जो सरकारी नौकरियों के फॉर्म निकले हम रोजगार को उससे आंकेंगे, वो हमारे लिए रोजगार है। लेकिन जो एक्सप्रेसवे बना या जो दूसरी तरह की वहां पे डेवलपमेंट के काम हुए, क्या उससे रोजगार पैदा नहीं हुआ? क्या उससे रोजगार पैदा होने की संभावनाएं पैदा हुई हैं? क्या वहां पर इस तरह की एक बदलाव की बात हो रही है युवाओं के बीच में? क्योंकि ये तो एक बहुत पुरानी डिबेट हो गई कि भाई इतने पद हैं, इतने ज्यादा फॉर्म आ रहे हैं। तो मैं झांसी के युवाओं से, आप अगर आपके साथ वो लोग हैं
तो आप उनसे पूछिए कि जो ये डेवलपमेंट के काम हुए, क्या उन्होंने उनको एक उम्मीद दी है क्या? वही नाम क्या है? देखिए, अगर हम बात करें बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के नाम पे एक तरफ सरकार अपनी ठोक रही है और ये कह रही है कि इससे रोजगार के काफी अवसर खुल जाएंगे, यहाँ से लोगों को काफी फायदा होगा। अब कई जो महानगर से हम उससे जुड़ चुके हैं, तो ये बात उसकी ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें युवाओं के रोजगार के बारे में, तो वाकई अभी भी युवाओं के मन के अंदर ये उनको एक तरीके से परेशानी है कि सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, रोजगार निकल नहीं पा रहे। लेकिन अब दूसरी तरफ देखा जाए तो गवर्नमेंट तो लगातार आउटसोर्स के नाम पे, अभी तो ये कुछ दिनों से आउटसोर्स संविदा का जो ये एक नई चीज सामने आई है, इसके माध्यम से सरकार भर्तियां कर रही है। अच्छा। आउटसोर्स पे लगातार ठेकेदार को एक अपने इन्वॉल्व करती है, उसके अंदर उनको पैसे देती है, ठेकेदार से उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद में लोग काम करते हैं। तो बेहद कम पैसों में गवर्नमेंट को लोग भी मिल रहा है, उसका काम भी चल रहा है। जहाँ पर सरकारी खाते में जहाँ 70,000 80,000 की नौकरियां होती थी, वहां पे अब मात्र 10 से 15,000 20,000 में उनका काम चल जाता है। तो इस लिहाज से आउटसोर्स एक बहुत बड़ा एक जरिया बन गया है गवर्नमेंट के इसका सेक्टर का। हम अब बात करते हैं प्राइवेट की। प्राइवेट सेक्टर के अंदर लगातार ऐसा नहीं है कि लोग काम करने के लिए आगे नहीं आते, काम करना, लेकिन उसके अंदर बात आती है काबिलियत की। अगर आप काबिल हैं, आपके पास में काबिलियत है, तो आपके लिए जॉब है। यही हिंदुस्तान में जॉब 5,000 का भी है, और क्योंकि हिंदुस्तान में जॉब 5 लाख रुपए महीने का जॉब भी है। तो वो उनकी काबिलियत के आधार पर कि उनको किस तरह से काबिल है। हालांकि कुछ दिनों से ये चेंज देखने को मिला है कि अब युवा जो है पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान। आपके साथ कुछ युवा हैं क्या? आपके साथ कुछ युवा हैं क्या कुलदीप? अगर हैं तो जरा बात करें। हमारे साथ में ये पंकज रावत साहब हैं, ये पढ़ाते हैं बच्चों को। इनके पास में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो लगातार इनकी शिक्षा। पंकज जी, आपसे सवाल करेंगे जी। पंकज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपका सबसे पहले स्वागत है आपका। आप इतना अच्छा नेक काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरा सवाल ये है, चूंकि आप तो लगातार देख रहे हैं बच्चों की पीड़ा को भी, और जो नौकरियां आ रही हैं उसको भी, और नौकरियां जो बदली हैं, और कहा जा रहा है कि भाई रोजगार की श्रेणी में सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, दूसरे काम भी है। चूंकि झांसी से आप हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपने किस तरह से चीजों को बदलते हुए देखा, और मौजूदा परिस्थिति क्या है? बेरोजगारी क्यों हो रही है? देखिए, बेरोजगारी तो सरकार की नाकामी की ओर इशारा कर रही है। दूसरा क्या है कि बेरोजगारी अचानक उत्पन्न होने वाली एक चीज नहीं है। बेरोजगारी सरकार की नीतियों को इंगित करती है, और सरकार युवाओं के बारे में कितना सोच रही है ये सबको पता है। सरकार की गलत नीतियां ही बेरोजगारी उत्पन्न करती हैं, सरकार की गलत नीतियां ही महंगाई बढ़ाती हैं, सरकार की गलत नीतियां ही लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए मजबूर करती हैं। और मैं तो सिर्फ युवाओं को नहीं, क्योंकि अगर युवा पढ़ा लिखा है, अगर उसने MSc किया है या कोई भी डिग्री हासिल की है, तो उसने अच्छे भविष्य के लिए ही हासिल की है। लेकिन सरकार के पास उस युवा के लिए कोई काम नहीं है, या सरकार उसे काम दिखाने नहीं चाह रही, या ये कह लें कि सरकार के पास बहुत सारे ऐसे संसाधन होने चाहिए कि जहां युवा अपने आप जाके काम करे। अब जैसे हमने अभी चर्चा चल रही थी कहीं कि जिसके पास जितनी योग्यता है वो उतना काम ढूंढ लेता है। जैसे मजदूर है, मजदूर के पास मजदूरी करने की योग्यता है, तो आप पुलिया पे चले जाइए, बहुत सारे मजदूर हैं। लेकिन जिनके पास अच्छी योग्यता है उनको मजदूरी मिल रही, लेकिन जिनके पास योग्यता नहीं है उनको मजदूरी आज भी नहीं मिल रही। ठेला घसीटने वालों के पास ठेला घसीटने की योग्यता है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने PhD किया है, नेट क्वालिफाई है, तो क्या हम सब्जी बेचने का काम कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि योग्यता के अनुसार भी काम का होना अनिवार्य है। ये बहुत बड़ी ये बड़ी चीज बताई आपने, ये बड़ी चीज बताई पंकज की योग्यता के हिसाब से काम का आवंटन होना चाहिए, काम का बंटवारा होना चाहिए। बहुत बड़ी चीज है। हमीरपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अमित नामदेव। हमीरपुर में अमित, एक तो पिछड़ा इलाका भी है वो, लेकिन ये है कि आज के दिनों में बड़ी बात होती है, और ये कहा जाता है कि हम बुंदेलखंड में संभावनाएं पैदा कर रहे हैं रोजगार की, और वहां पर लोगों को तरक्की मिलेगी, तरक्की पसंद लोग इससे खुश भी हैं। लेकिन जो एक परिस्थिति बनी, और जो झांसी से हमारे एक साथी ने बताया कि योग्यता के हिसाब से रोजगार मिलना बहुत जरूरी है, तो हमीरपुर में क्या स्थिति है? क्योंकि हमीरपुर से मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे कानपुर में भी पढ़ने आते हैं, कोचिंग करते हैं, झांसी भी जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे वहीं पर सर्वाइव करते हैं। तो वहां पर क्या स्थिति? अगर आपके साथ युवा हैं, जरा बात करिए उनसे। जी मैं आपको बता दूं, ये हम इस वक्त मौजूद है हमीरपुर की दक्ष अकेडमी में, जहां पर बेरोजगारी को लेकर देखा जाए तो बुंदेलखंड हमेशा से अपने आप में सुर्खियों में बना रहा है।
बेरोजगारी को लेके हमीरपुर के जो बच्चे हैं वो या तो अपनी शिक्षा के लिए या तो उनको कानपुर जाना पड़ता है या लखनऊ जैसी सिटी के लिए उनका सहारा लेना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ मौजूद हैं भाई, उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अभिषेक। भैया बेरोजगारी को लेके आप लोगों को क्या कहना है? देखिए, पहली चीज तो बेरोजगारी के मुद्दे पर राजनीति बंद होना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट की, किसी भी पार्टी की, अलायंस की गवर्नमेंट हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसको संगठित होकर के इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और बहुत सारी चीजें ये होती हैं कि हम लोग देखते हैं उन मुद्दों को, छोटी चीजों को बड़ा बनाया जाता है। हालांकि पारदर्शिता आई है पिछले 7-8 सालों में, जो भर्तियां हुई हैं उनमें पारदर्शिता देखने को मिली है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज इनफ नहीं थी। इन चीजों को चयन प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है। जैसे कि हम लोग देखते हैं 2016 की वैकेंसी 19, 20, 22 में जाके कंप्लीट होती है। चयन प्रक्रिया में थोड़ी सी तेजी लाने की जरूरत है। अभी हाल ही में बिहार में जो वैकेंसी को लेके बवाल हुआ, क्या कहेंगे आप? तो संविधान के खिलाफ किसी भी छात्र को ना आंदोलन करने की जरूरत है, ना भारतीय संपत्ति को जलाने की जरूरत है। हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, ये चीज तो गलत है। देखिए हमारे साथ और भी भैया मौजूद है, बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? भैया बढ़ती बेरोजगारी को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग? बेरोजगारी तो देखिए पूरे देश की समस्या है। बढ़ती बेरोजगारी समस्या नहीं है, और बेरोजगारी की दर जो है 7.80 पहुंच चुकी है, जो प्रतिवर्ष हर गवर्नमेंट में बढ़ जाती है। लेकिन गवर्नमेंट को, जैसे अक्षय भैया ने बताया कि सब गवर्नमेंट को इस विषय में सोच समझ के ठोस कदम उठाना चाहिए। साक्षरता तो बढ़ रही है, लेकिन बेरोजगारी दर। अमित, एक चीज वहां बात करके समझ आई है कि चयन प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है। ये बहुत सारे छात्र कह रहे हैं। आशीष यादव हमारे साथ मुजफ्फरनगर से हैं। आशीष, क्या आप सुन पा रहे हैं? करने के लिए तैयार हो जाता है अगर प्रॉब्लम मिलती है ना भैया आपका। आशीष। अमन कानपुर से जुड़े हैं। अमन, एक चीज है कि कानपुर में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और एक जमाने में यहाँ पर इंजीनियरिंग का हब अब भी है। एक ज़माने में यहाँ ज़्यादा उसकी वो थी, और आजकल लोग दिल्ली चले जाते हैं, दूसरे शहरों में चले जाते हैं। लेकिन कानपुर के युवाओं में भी क्या एक बेचैनी है रोज़गार को लेके, क्योंकि इस पर उतनी खुल के बात नहीं हो रही है। बहुत सारी कोचिंग हैं यहाँ पर, चाहे वो पुलिस की हो, एसएससी की हो, रेलवे एनटीपीसी की हो, सीपीएमटी की हो, या फिर इंजीनियरिंग की हो, बीटेक आईआईटी की कोचिंग यहाँ होती है। लेकिन जो इतने सारे युवा आते हैं आसपास के ज़िलों से यहाँ पे, उनसे आपने जब बात की तो एक क्या चीज़ समझ में आई? और अगर आपके साथ कुछ लोग हैं तो उनसे ज़रा बात कराइए हमारी। बिल्कुल बड़ा सवाल है। आपने जिस तरह से कहा कि बेरोजगारी का जो हाल इस समय देश का है, तो जो युवा कानपुर के जो युवा हैं खास तौर पे हमारे साथ, उनमें काफी रोज जो है वो सरकार को लेकर है। उनका साफ तौर पे कहना है कि लगातार जो है उन्होंने कई बार फॉर्म भरे, ग्रेजुएट भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो बेरोजगारी है वो दूर नहीं हो पा रही है। अगर कहीं प्राइवेट नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। तमाम तरह की शिकायतें हैं। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है, आइए सबसे पहले उनसे बात करेंगे कि आखिर में उनकी समस्या जो है वो है क्या शिकायतें हैं। क्या नाम है आपका? रोशन, ये बताइए कि बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे आप? बेरोजगारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खास करके जो है पूरे देश की, कानपुर की ही नहीं पूरे देश की। इस समय किसी का रोजगार, हर आदमी का रोजगार छिनता चला जा रहा है। किसी के खाने पीने की दिक्कत है, काम को दिक्कत है, पेट्रोल डीजल घर चलाना मुश्किल हो गया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि सरकार को इस पे बहुत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि देश जो है बहुत पीछे चला जा रहा है। सिर्फ देश को बेचने का काम हो रहा है, आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल देखा जिस तरह से हमारे साथ युवा मौजूद थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि देश जो है बेरोजगारी की वजह से पीछे चला जा रहा है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गोविंद दुबे है। गोविंद, किस तरह की बेरोजगारी है, कितना पढ़ाई आपने की है और कभी? ग्रेजुएशन मेरा है पूरा, और जहाँ मेरी जॉब भी थी तो भी मेरे से चिंता जा रहा है। जहाँ मैं जॉब कर रहा तो भी मेरे चली गई, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि जहाँ भी नौकरी कर रहा था वहाँ पे ऐसा सिस्टम डाल दिया कि आदमी अपना कारोबार बंद कर रहा है। तभी योगी जी, हमारे मोदी जी जो भी हैं, उससे हमारा ये सवाल है कि जहाँ हम लोग काम कर रहे थे कम से कम हमको प्राइवेट जॉब तो मिलनी चाहिए। क्यों जॉब छोड़ दी, क्यों निकाला जा रहा है? वहाँ से मालिक को इतना मतलब कि सिस्टम डाल दिए हैं कि उसको जहाँ 10 आदमी काम करे तो वहाँ को 5-6 आदमी काम करा रहा है, 5 को बाहर कर दिया जा रहा है। इतना उन्होंने उतना भार बढ़ा दिया है कि यहाँ इतना भार उसके ऊपर है कि जहाँ 10 आदमी काम कर रहे हैं 5 ही को रखना बढ़िया समझ रहा है।
तो हमारे वजह से ये अली अख्तर लखनऊ से, बिल्कुल 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 बात आ गई है। मैं समझ गया अमन ये जो कहना चाह रहे हैं। अली हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, अली अख्तर। अली, एक चीज निकल कर आई बात सामने कि एक तो ये है कि प्राइवेट जॉब्स में भी कुछ छटनी हुई, और दूसरी बात ये निकल के आई कि आउटसोर्सिंग है। जो झांसी से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे वो कह रहे थे कि भाई आउटसोर्सिंग के जरिए बहुत सारे काम अब सरकार कराने लगी है, जिससे कि सरकार को फायदा होता है। एक तो लायबिलिटी नहीं बनते ये लोग, और इनको कभी भी आप बाहर निकाल सकते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है सरकार की इनके प्रति। तो ये दो चीजें निकल कर सामने आई। अली, लखनऊ चूंकि राजधानी है उत्तर प्रदेश की, और हालांकि हम तो कई स्टेट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन लखनऊ में चूंकि राजधानी है, वहां अगर आपने कुछ लोगों से बात की हो, आपके पास साथ कुछ लोग हों, तो क्या उनको ये नहीं लगता कि राष्ट्र हित में राजनीति के विमर्श में रोजगार को मुद्दे की तरह इस्तेमाल किया जाए, वो मुद्दा बने? आए दिन जब जिस तरह की हम देखते हैं, जैसे पटना की घटना हुई या अग्निवीर के समय में जो घटनाएं हुई, उस पर बहुत सारे बातें हो जाती हैं, चिंतन मंथन हो जाता है, लेकिन लगातार विमर्श में रोजगार का मुद्दा नहीं रहता, और ऐसा लगता है कि वो फैंसी मुद्दा नहीं है। इसकी क्या वजह है, जरा ये पूछिए अगर आपके साथ कुछ लोग हैं तो। हाँ तो उनको बताओ भैया, ट्राइपॉड से कैमरा हटाया है तो। अली अख्तर, अली भाई पत्रकार जो अली, आवाज आ रही है आपको? दोबारा अली से जोड़ने की कोशिश करेंगे हम। सोनाली, आपके पास आवाज आ रही है तो यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि दो चीजें हैं। एक तो यह है कि आउटसोर्स के जरिए बहुत सारे कर्मचारियों की भर्तियां कर ली जाती हैं, और दूसरा यह है कि आउटसोर्सिंग के अलावा जो दूसरी एक चीज है वो ये कि प्राइवेट जॉब्स में भी छटनी हो रही है। तो आउटसोर्स को लेकर युवा क्या सोच रहे हैं, क्योंकि पैसा तो उसमें भी मिलता है, बस सरकार की लायबिलिटी नहीं होते ये लोग, उसको लेके वो क्या सोच रहे हैं, और क्या उसके बाद बनारस या बनारस जिले में इस तरह की नौकरियां पैदा हुई क्या? जी हमारे साथ और भी युवा हैं, इनसे जानना भी चाहेंगे कि आपसे यह जानना चाहेंगे कि प्राइवेट नौकरी भी है, उसमें भी बहुत छटनी हो रही है, तो उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, और बेरोजगारी के मुद्दे पे? जी, बेरोजगारी हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा है जी, जिसे सरकार ध्यान नहीं देती है। सरकार बोलती है कि ये योजना आएगी, ये योजना आएगा, तमाम योजनाएं लाती हैं इसके बेरोजगारी का मुद्दा को दबाने के लिए। हमारे यहाँ सरकार आएगा, सरकार बनेगा, नया सरकार बोलेगा 8 लाख 10 लाख वैकेंसी निकलेगा इस साल, और इस साल फिर 10 लाख वैकेंसी निकलेगा, लेकिन कभी वैकेंसी निकलती नहीं है। प्राइवेट जो जॉब्स होते हैं उसके ऊपर क्या कहेंगे? उसमें भी बहुत सारी छटनी हो रही है, तो वहाँ पे भी लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो उस पर क्या बोलना है भाई? इतना बेरोजगारी बढ़ा, जाहिर सी बात है आदमी को जहाँ बेरोजगारी ज्यादा, जनसंख्या ज्यादा रहेगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद वहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है तो बेरोजगार, पैसा कम देंगे लोग, पैसा कम देने के लोग वहाँ भागे, जाहिर सी बात है। उसके बाद क्या करना है भाई सरकार का? लोग क्या कर सकते हैं जब पैसा नहीं रहेगा सरकार के पास? सरकार लोगों वाराणसी है, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट भी लाते हैं, और यहाँ पे विश्वनाथ कॉरिडोर भी बना हुआ है, ऐसी कंपनीज भी है, मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसे लेकर बहुत से यहाँ रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। तो बाकी कंपनीज, आपकी क्या क्या विचार है इस पे? यहाँ पे क्या पर्यटन क्षेत्र पर ध्यान दिया जा रहा है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र भी ध्यान देना चाहिए, कंपनियां लगाना चाहिए। आप यहाँ पे पूरे क्या कहते हैं कि बनारस भर में डीजल इंजन का खाना छोड़ कोई ऐसे फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे लोग काम कर सके। प्राइवेट में वहाँ सरकारी, वो भी सरकारी है, प्राइवेट काम बहुत कम मिलता है, बहुत कम लोगों को, वो भी जो पैसा देता है उसको मिलता है केवल घुस से, और ऐसे मिलना मुश्किल है। आपके बगल में बीएचयू है, अभी बीएचयू में प्राइवेटेशन चालू हो गया है, हर जगह प्राइवेट हो रहा है, उसमें भी सरकार न प्राइवेट नौकरी मिल रहा है, सरकारी नौकरी मिल रहा है। अगर आपको प्राइवेट नौकरी करना भी है तो आप उसको 3 लाख 4 लाख 5 लाख दीजिए, तब आपको नौकरी करिए। वो नौकरी उसमें वही कर सकता है जिससे पैसा हो, जिससे पैसा नहीं भाई वो कहाँ जाएगा? बेरोजगारी बड़ी जाहिर सी बात है। जी, आप देख सकते हैं यहाँ हमने बात की, और उनका यही कहना है कि प्राइवेट भी जो कंपनीज है उसमें भी जो रोजगार के लिए, उसमें भी भ्रष्टाचार का जो मेन मुद्दा है वो भ्रष्टाचार भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो होते हैं वो घूस लेते हैं, और बाकी चीजों को लेकर उनका कहना है कि उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो बेरोजगार हो रहते हैं। जी बिल्कुल सोनाली, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और हम कोशिश करेंगे कि नोएडा से हमारे सहयोगी मुनेंद्र भी जुड़ पाएँ, क्योंकि नोएडा बहुत बड़ा हब है रोज़गार देने का। दुनिया भर से नोएडा में कंपनियां आ रही हैं और देश भर से लोग वहां काम करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो उनसे अगर मेरी बात हो पाएगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज़
जो आप समझ पाए होंगे अलग अलग जिलों से जो हमने बात की लोगों से, हालांकि एक टेक्निकल एरर रहता है, लेकिन जो एक चीज़ कॉमन है वो एक तो ये है कि आउटसोर्स के जरिए बहुत सारा काम कराया जा रहा है, यानी ठेके पे या संविदा पे बहुत सारा काम कराया जा रहा है, जिससे कि सरकारी नौकरियां कम हुई हैं और सरकारी जो पद खाली हैं उनको भरने की ज़रूरत सरकार को महसूस नहीं हो रही। दूसरी जो एक है कि चयन प्रक्रिया में काफ़ी देरी है, परीक्षा और ये सारी जो पूरा प्रोसेस होता है इसमें बहुत देरी है, इस वजह से भी दिक्कत लोगों को हो रही है। और प्राइवेट नौकरियों में छटनी भी हो रही है, ये भी एक बड़ा विषय है अलग अलग जगहों पर। और छटनी की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि लोग कम संसाधन में काम करना चाह रहे हैं क्योंकि व्यापार उतना अच्छा नहीं चल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए सीबीआई टारगेट ट्रिपल डी इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और रहस्यमयी निधिवन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम लौट आए हैं राष्ट्रहित में। आज बात रोजगार की बात इसलिए क्योंकि रोजगार को मुद्दा होना चाहिए। हम सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी युवा है 18 साल से 25 साल, 25 से 30 साल, उसके हाथ में काम हो, दाम हो, तभी हम समाज में एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। हमारे साथ अलग अलग जगह से लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी युवाओं के साथ हैं अलग अलग ज़िलों में, और ये हमने इसलिए सेगमेंट शुरू किया कि हम लोगों से बात कर पाएँ और सीधे उनकी आवाज़ टीवी तक पहुंच पाए, लोगों तक पहुंच पाए। तो अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं जो हमने आपको पहले इंट्रोड्यूस भी किया। लखनऊ से अगर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, अली अख्तर, जो हमने पहले उनसे बात की लेकिन संपर्क नहीं हो पाया, तो हम कोशिश करेंगे इस बार उनसे बात हो जाए, क्योंकि लखनऊ राजधानी भी है, नियम वहाँ से बनते हैं, कानून वहाँ से बनते हैं। और एक जो बात, अली आप सुन पा रहे हैं क्या? जी हाँ अली, एक चीज़ जो अभी अलग अलग जगह पर बात करके निकली वो ये कि बहुत सारा काम आउटसोर्स करा लेती है सरकार, इसलिए भी रोजगार का एक संकट है। एक तो ये, दूसरा ये है कि चयन प्रक्रिया में काफ़ी विलंब हो जाता है, और तीसरा ये है कि रोजगार इशू नहीं बन पाता उस तरह से, इस मुद्दे को इशू नहीं बना पाते हम, और इस वजह से सरकारें इस पर अपने हिसाब से ध्यान देती हैं। कभी कुछ मामला होता है तो मुद्दा गर्म हो जाता है और फिर शांत हो जाता है। तो अगर आपके साथ लोग हैं, जरा उनसे पूछिए कि आउटसोर्स को लेकर क्या सोचते हैं युवा, आउटसोर्सिंग को लेकर, संविदा को लेकर। जी बिल्कुल, अभी इससे पहले आपने मुझसे सवाल किया था लेकिन मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही थी, और अभी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े थे जो किसी कारणवश यहाँ से चले गए हैं। अभी मैं किसी और लोगों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आउटसोर्सेज की अगर बात आपको बता दूँ तो सबसे बड़ी बात ये है कि आउटसोर्सेज भी एक सरकारी नौकरी का दूसरा विकल्प होता है। आउटसोर्सेज जिसको संविदा बोलते हैं। तो अगर संविदा, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, अगर वो संविदा पे उसको रखा जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके वेतन में से कटौती की जा रही है, बल्कि एक फर्म होती है, एक संस्था होती है, उसको हायर करके उसके माध्यम से आउटसोर्सेज की नौकरी दी जाती है। अभी हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद थे यहाँ पे, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो कि बीटेक और एमबीए के स्टूडेंट्स हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से जो जितना कैपेबल होगा, आप मेरी बात समझ सकते होंगे कि जो जितना कैपेबल होगा, जिसके अंदर जितना पोटेंशियल होगा, वो उतनी ही नौकरी को डिजर्व करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर कोई लेबर है, अगर वो चाहे कि मैं यहाँ पे सुपरवाइजर बन जाऊं, या एक ट्राली चालक है, वो सोचे मैं एक ट्रक ड्राइवर बन जाऊं,
जाऊं तो जिसके अंदर जितना पोटेंशियल होगा वो उतनी उसकी क्षमता जिसकी होगी उतना ही वो जो है वो नौकरी कर सकता है, मतलब उसका जो पोटेंशियल होगा उसका पोटेंशियल वहीं तक तोला जाएगा। बात है आउटसोर्सेज की, अगर तो आउटसोर्सेज यहाँ पर जो जैसे कि नगर निगम है या यहाँ पर जो विभाग है, सचिवालय है या यहाँ पर PWD है, जो विभाग हैं, जो विभाग में जिस तरह से आउटसोर्सेज पे लोगों को रखा जाता है तो वो एक सराहनीय कार्य है वैसे अगर देखा जाए, क्योंकि वो एक आउटसोर्सेज में रख के भाई जो नियुक्ति है वो तो नियुक्ति रहेगी। अगर एक लिपिक है यहाँ पर, अगर एक बाबू है यहाँ पर और उसके साथ एक बाबू को और अटैच करना है तो जाहिर सी बात है कि नियुक्ति जो है वो एक ही बाबू की है, तो दूसरा बाबू अटैच करना है तो उसको संविदा पे रख लिया गया, उसको आउटसोर्सेज पे रख लिया गया। तो कहीं ना कहीं से रोजगार मिला उसको, कहीं ना कहीं से रोजगार मिला, क्योंकि वहां पे जरूरत नहीं थी लिपिक की, क्योंकि वहां पे सरकारी सीट नहीं खाली है लिपिक की, या वहां पर सरकारी सीट नहीं खाली है अवर अभियंता की या सहायक अभियंता की, तो सहायक अभियंता और अवर अभियंता को आउटसोर्सेज पे विभागों में रखा गया। मेरी कई विभागों के JEI से बात हुई जो कि संविदा पे अभी नए बच्चे हैं जो कि बीटेक करके आए हैं, जो कि JEI हैं, जो कि AI हैं, और वो जिस तरह से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे विभाग को नीड नहीं है, विभाग को नीड एक ही अवर अभियंता की है, लेकिन काम का वर्कलोड जो है वो इतना ज़्यादा, इतनी बड़ी लायबिलिटी हो गई है कि उनको एक हायर करना पड़ रहा है अवर अभियंता, एक हायर करना पड़ रहा है सहायक अभियंता, और ये संविदा पे है, आउटसोर्सिंग के जरिए ये संविदा पे है जी। तो संविदा पे कुल मिला के अगर सरकार उनको अलग से नौकरी दे रही है तो ये कहीं ना कहीं सरकार का एक सराहनीय कार्य है। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे, अभी मैं यहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस वक्त यहाँ पर लीला चौराहे, हजरतगंज चौराहे पे खड़ा था, मेरे साथ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मौजूद थे जिनका कोचिंग का क्लास हो गया, जो IAS और PCS की तैयारी कर रहे हैं, कुछ UPSC की तैयारी जो कर रहे हैं बच्चे हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये साफ तौर पे कहना था कि जो जितना डिजर्व कर रहा है, जिसके अंदर जितना पोटेंशियल है, जिसके अंदर जितना पोटेंशियल है वो उसी के माध्यम से नौकरी कर सकता है ना। जैसे कि हमारे बिल्कुल हम 5,000 रुपए, ठीक है अली। कुलदीप अवस्थी झांसी से जुड़े हुए हैं। कुलदीप, एक जो आपने बड़ी महत्वपूर्ण एक बात कही कि आउटसोर्सिंग की, और जो दूसरा आपने कहा था कि भाई प्राइवेट जॉब्स में भी छटनी हो रही है, लेकिन एक पलायन का इशू भी है। कोरोना के समय में बहुत सारे लोग आए और फिर वो सारे लोग शहरों में लौट गए, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, पंजाब, यहाँ पर बहुत सारे लोग गए, और इसमें बहुत बड़ी आबादी बुंदेलखंड की भी है। एक वो भी विषय है कि मैंने एक स्टोरी भी की थी बुंदेलखंड में इसको लेके कि जो लोग चले गए अपने गांव घर छोड़कर क्योंकि वहाँ पानी की परेशानी है। दूसरे तरह से एक परेशानी ये है कि वहाँ पर पीने का भी पानी नहीं है और सिंचाई के पानी की भी किल्लत हो जाती है, रोज़गार तो है ही नहीं, तो उसके बाद बहुत सारे लोग पलायन कर जाते हैं। क्या ये समस्या अभी भी वैसी ही है या फिर जो सड़कें और दूसरी तरह की चीज़ें हुई उससे फ़र्क पड़ा? एक तो मेरा प्रश्न ये है पलायन से जुड़ा हुआ। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जो आउटसोर्स की बात आप कर रहे थे, लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि आउटसोर्स से एक अगर नुकसान है कि उससे सरकारी नौकरियाँ कम हुई, तो उससे एक फ़ायदा भी है, क्योंकि जो लोग आउटसोर्स करके लाए जाते हैं वो काम करते हैं और वो ऐसा नहीं करते कि सरकारी नौकरी है चलो ठीक है छोड़ देते हैं। कुलदीप, कुलदीप अगर आप बोल पा रहे हैं तो। कुलदीप से दोबारा अगर हो सके संपर्क तो उनसे करने की कोशिश करिए। ये एक बड़ी समस्या है, टेक्निकल की नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है। अमित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अमित जी हाँ, तो आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्योंकि आप भी बुंदेलखंड के ही एक जिले में मौजूद हैं, आपसे भी मेरा यही सवाल है। मैं कुलदीप झांसी से। ओके, हेलो। हाँ कुलदीप, अगर आप बोल पा रहे हैं तो बोलिए, आप बोलिए। आते हैं मैं अमित आपके पास। ये आपका जो ये सवाल था कि आउटसोर्स पे, या आपका सवाल था कि बुंदेलखंड से पलायन क्यों हो रहा है। देखिए, अगर बात की जाए पलायन की, तो पलायन यहाँ से पहले होता था, लेकिन इस पे काफी अंकुश लगा है और वर्तमान स्थिति ये है कि अब
काफी हद तक यहीं पे लोगों को रोजगार मिल पा रहा है। एक अच्छा। दूसरी चीज आपने ये कहा था कि अब आउटसोर्स पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको वो लोग कैसे आपकी बात बिल्कुल सही है कि लखनऊ से जो अभी बताया हमारे सहयोगी ने कि लोग काम करते हैं और उनको काम करना ही पड़ता है। जो लोग काबिल हैं उनको काम मिल रहा है और जो काम करना नहीं चाहते गवर्नमेंट जॉब के लिए वो लोग रहते हैं प्रयास में, तो उनके लिए वास्तव में ये उनके लिए दिक्कत वाली बात है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में लोगों को काम करना नहीं पड़ता था पहले, लेकिन अब उन्हें काम करना पड़ रहा है। और दूसरा लोड ये पड़ा है अब गवर्नमेंट पे कि बहुत कम हर सेक्टर में काफी कम लोग हैं और एक ही व्यक्ति को 2 लोगों का काम करना पड़ रहा है। ऑनलाइन होने की वजह से उनको अपना पूरा रिजल्ट देना पड़ता है। अभी परसों ही एक बात सामने आई थी कि स्कूल के अंदर एक मुआयना किया गया, मुआयने में ये सामने आया कि टीचर्स टाइम से नहीं आए थे, तो उनसे ये कहा गया कि आपको टाइम से आना पड़ेगा, आप अपने सेल्फी करके भेजिए। तो उसका विरोध किया संगठनों ने। अच्छा। उसमें शिक्षक का काफी लोग सामने आ गए कि हम लोग दूर रहते हैं और हम लोगों के पास व्यवस्था नहीं। तो इस तरह के संगठन भी परेशानी पैदा करते हैं कि जो गवर्नमेंट चाहती है कि काम हो पाए। तो मेरा कहना आपसे यही था कि बुंदेलखंड का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी रहा है। अच्छा। यहाँ पर पानी की कमी यहाँ का एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों में यहाँ पर पानी के स्टोरेज की व्यवस्था की गई, पानी टंकियां बनवाई गई, नहरों के जाल पे काम चल रहा है, तो जो लंबे वक्त से जो ये बड़ा मुद्दा था, आने वाले वक्त में यहाँ पर जो पानी कमी का मुद्दा है वो लगभग काफी हद तक छोटा मिनिमाइज हो जाएगा। अच्छा। तो पानी की, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो झांसी का जो एरिया है वो कानपुर से कहीं बड़ा एरिया है। अच्छा। कानपुर का एरिया 3100 वर्ग मीटर में हो, झांसी 5100 वर्ग मीटर में। तो हमारे पास काम करने का बहुत स्पेस है, लेकिन समस्या यही है कि पानी की जो कमी थी यदि वो कमी पूरी हो पाती है, लगातार डैम वगैरह भी एक एरेस्ट डैम बनने वाला है। क्या आप कुलदीप क्या आप बता सकते हैं बहुत संक्षेप में कि जो पलायन बुंदेलखंड से बड़े पैमाने पर हो रहा है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, उसमें एक तो वजह हो सकती है कि भाई पानी की किल्लत रही, बेरोजगारी की वजह से, क्योंकि मैं आज बात कर रहा हूं 18 साल से 25 साल के युवाओं की, और मैंने एक शुरू में एक आंकड़ा देखा कि भाई 1.25 करोड़ से ज़्यादा 35,000 या 3500 पद थे, और उसके लिए 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म डाल दिया। और ये समझ आया उसके बाद कि भाई हर 10वां युवा जिसकी उम्र 18 से 25 वर्ष है वो बेरोजगार है। तो बुंदेलखंड में मैं इस वर्ग के युवाओं के लिए क्या संभावनाएं पैदा हुई हैं ये समझना चाह रहा हूं। देखिए, अभी वर्तमान की यदि बात करेंगे तो जब तक डिफेंस कॉरिडोर का काम शुरू नहीं होता है, जो कि अभी पाइपलाइन में है, उस काम को शुरू होने के बाद ही ये माना जा रहा है कि बुंदेलखंड के युवाओं को तो काम मिलेगा ही, बाकी अन्य प्रदेश से भी लोग यहाँ पर काम करने के लिए आएंगे। यहाँ पर इतना बड़ा हब बनने वाला है डिफेंस कॉरिडोर को लेकर। अच्छा। उसके अलावा यहाँ ये बिल्कुल तय है। अब तक का जो गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट यही बोलता है, बाकी किस तरह के उसके परिणाम सामने आएंगे ये भी आने वाले दिनों की बात है। लेकिन के न्यूज हर जगह पर निगाह अपनी बनाए हुए है और जो भी रियलिटी होगी वो बिल्कुल दिखाते अमित अब आपके पास मैं आ रहा हूं। अमित, चूंकि आप एक हार्डकोर उस एरिया में हैं जहां पे पानी का भी संकट रहा और जहां से पलायन बड़े पैमाने पे होता है, तो अब मैं अगर आपके साथ कुछ लोग हैं तो मेरा सवाल उनसे भी है कि रोजगार का उनके लिए क्या मतलब है, और जो आउटसोर्सिंग के जरिए चीजें हुई उससे क्या वो संतुष्ट हैं? क्या आउटसोर्स जो सरकार कर रही है अलग अलग विभागों में नौकरियां देने के लिए, क्या वो उससे सहमत हैं, उससे काम चल जाएगा? या फिर जो सरकारी नौकरियां हैं उसको लेके वो क्या सोच रहे हैं? क्या लोगों की सोच बदली है सरकारी नौकरियों को लेके? अमित, ये क्या नाम है? मेरा नाम विपिन प्रजापति है। सरकारी नौकरियों के लेके लोग सोच बदली तो क्या कहना है, और जो आउटसोर्सिंग को लेके आपको क्या कहना है लोगों का? सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार का जो सिलेक्शन प्रोसेस का रवैया है, जैसे आउटसोर्सिंग में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो एक सेवा योजन पोर्टल के तहत करवाया जाता है। और दूसरी बात, वो सेवा योजन की पोर्टल की जो वेबसाइट है वो जब आवेदन जिन लोगों को जुगाड़ से करवाना है उसके बाद ही वो वेबसाइट खुलती है। यानी कि सरकार तो कहती है कि हम पक्षपातपूर्ण और निष्पक्ष रिक्रूटमेंट कराते हैं, लेकिन ये आउटसोर्सिंग का जो सबसे गंदा रवैया है सिलेक्शन प्रोसेस का, ये सरकार का सबसे गंदा रवैया है।
क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है या उन्हीं लोगों के फॉर्म सबमिट होते हैं जिनका पहले से जुगाड़ सेट होती है। तो ये सरकार का सबसे, और दूसरी बात, जहां एक तरफ जनसंख्या बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ सरकार नौकरियां घटाती चली जा रही है, और दूसरी बात आप इकोनॉमी बढ़ाते चले जा रहे हो, महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हो, और दूसरी तरफ आउटसोर्सिंग के जरिए जहां एक क्लर्क को 30,000 रुपए मिलना चाहिए वहां आउटसोर्सिंग के जरिए आप 10,000 रुपए उसको दे रहे हो। तो इतने में अगर ये बेरोजगारी तो बढ़ी रही है, साथ में व्यक्ति का जीवन यापन भी अस्त व्यस्त हो रहा है। पलायन जो लोग कर रहे हैं उनका क्या कहना है, जो बेरोजगारी लेकर पलायन कर रहे हैं? पलायन का सबसे बड़ा रीजन है कि आदमी का लोकल में रोजगार ना उपलब्ध होना, सबसे बड़ी बात ये है। तो अगर सरकार उनको घर में ही अगर ऐसी कुछ स्किल्स करवाती है या फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट कराती है या फिर कोई कंपनी बनाती है जिससे लोगों को रोजगार मिले, तो उससे लोगों का पलायन रुक सकता है। नहीं तो अगर रोजगार नहीं है व्यक्ति को अपने घर के पास में, तो पलायन करना उसकी मजबूरी हो जाती है। जी, लेकिन जैसा बताया कि सबसे बड़ा जो बेरोजगारी का इनका अमित एक सवाल मेरा इनसे है, ये आप अगर पूछ पाए, चूंकि ये मैं आप देख पा रहा हूं कि वो किसी एकेडमी में आप हैं, यहाँ पे जो लोग पढ़ने आते हैं, आप अगर नाम इनका बताएं मुझे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन प्रजापति है। विपिन से मेरा सवाल ये है कि आप चूंकि कई सारे युवाओं से आप मिलते होंगे, बात करते होंगे, युवाओं की सबसे बड़ी चिंता क्या है? हमीरपुर में आप हैं, छोटा जिला है, वहां पर सरकार फोकस कर रही है, डिफेंस कॉरिडोर का भी जिक्र हुआ कि उससे तब्दीली आएगी, लेकिन युवाओं की सबसे बड़ी चिंता क्या है? क्योंकि बहुत सारी बातें रोजगार को लेकर की गई हैं, बताया गया है कि भाई आप बैंक से ऋण ले लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, लेकिन ये पुलिस में, बीएड में और जो एसएससी है, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये जो भर्तियां होती हैं, इसको लेके युवा क्या सोच रहा है, खासकर 18 से 25 साल के बीच का युवा? विपिन, ये जो 18 से 25 साल के युवा हैं जो ये नौकरी के लिए सोच रहे हैं, तो युवा की क्या सोच है? युवा की यही सोच है कि जैसे ही ग्रेजुएशन पूरा होता है या फिर वो पढ़ाई पूरी करते हैं तो जल्दी से जल्दी उनको रोजगार मिले। सबसे बड़ी सोच यही है युवाओं की। तो इसके लिए आप लोग क्या चाहेंगे, क्या होना चाहिए? मेरा कहना ये है कि सरकार को हर वेरिफिकेशन कराना चाहिए कि कितनी बेरोजगारी की दर है हमारे किस क्षेत्र में, और उस क्षेत्र के लोगों को उसी हिसाब से रोजगार के साधन उपलब्ध कराने चाहिए। विपिन एक चीज और भी है, विपिन से जरा पूछिए अमित कि ये जो हाँ उनको लगा दीजिए आप। ये मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूं क्योंकि एक छोटे जिले में इस तरह की बहुत सारे कोचिंग संचालित होते हैं और ये लोग बहुत सारे युवाओं को बताते हैं नौकरी के लिए अलग अलग वजहों से, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अभी जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1 लाख से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की बात की, घोषणा की, और इससे पहले भी वो कई तरीकों से कई विभागों में भर्तियों की बात कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को लेकर बात कर चुके हैं। विपिन, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि एक तो ये है कि बुंदेलखंड में बड़े पैमाने पर रोजगार के लिए पलायन होता था, कोरोना के समय में क्या स्थिति बनी, अभी क्या स्थिति है, और 18 से 25 साल के बीच का जो युवा आपके यहाँ आता है, आप उनसे जब बात करते हैं तो वो क्या सोच रहा है इस वक्त, उसके अंदर किस चीज का डर है, किस चीज की आशंका है, और वो क्या चाहता है सरकार से? सबसे बड़ी बात तो बुंदेलखंड, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बुंदेलखंड पिछड़ा एरिया है, और पलायन का सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होना। जैसे कि आईटी सेक्टर बड़े बड़े शहरों में ही, बुंदेलखंड में हमारे यहाँ के मंत्री या फिर सरकार ऐसा कुछ ध्यान ही नहीं देती है जिससे यहाँ पे रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। और दूसरी बात आपकी, जैसे कि 18 से 25 वर्ष के युवा क्या सोचता है, तो युवा ये सोचता है कि जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी होती है तो उसको रोजगार मिलना चाहिए। सरकार को इस बातों पे ध्यान देना चाहिए कि जैसे कि इनका इलेक्शन प्रोसेस फिक्स होता है कि इस साल इलेक्शन होना है, 10 दिन बाद रिजल्ट आना है, तो जो नौकरी की भर्ती प्रक्रिया है तो उस आधार पर सरकार 2 साल पहले फिक्स कैलेंडर दे दे। अभी का जो सरकार का रवैया है वो कैलेंडर आता है, भर्तियां 4 साल चलती रहती हैं और उसका कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है कि कब भर्तियां पूरी होती हैं, तो इस वजह से यहाँ का युवा सबसे ज्यादा हताश है। विपिन एक चीज और भी है, आपने सही कहा, आपके यहाँ आपने चूंकि बात की कि वहां के जो नेता हैं, विधायक हैं, इलेक्शन है, तो एक तो यह है कि उस इलाके के सांसद, उस इलाके के विधायक, आप बताइए उनसे कभी अपील की, कोई बात उन्होंने ऐसी सांत्वना दी या बताया हो, क्योंकि बहुत सारे वादे किए जाते हैं इलेक्शन के दौरान
क्या उनको कभी युवाओं ने ज्ञापन दिया, आप कभी मिले या मिलने की कोशिश की, या उन्होंने कभी ऐसा सोचा हो जिले में कि किस तरह से हमीरपुर जिले में रोजगार मिले बच्चों को, ऐसा कभी हुआ? ये सब देखिए, आए दिन जब भी नेता आते हैं पब्लिक में अपनी बात कहते हैं, तो ये साधारणतः हर नेता ये बात कहता है कि नहीं आपको रोजगार दिया जाएगा, रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे जी। और ये भी फिक्स है कि नेताओं की तो बस केवल ये भाषणबाजी होती है, केवल मंच पे आके, लेकिन वास्तविकता क्या होती है वो हम और आप सभी जानते हैं। वास्तविक लेवल पे कोई काम नहीं हुआ होता है और ना अभी तक हुआ है। हाँ। तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपकी बात पहुंच पाए। और विपिन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आपने इतनी मुखरता से बात की, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि अगर आप या आपके साथ पढ़ने वाले, आप जिसको पढ़ाते हैं, जो भी बच्चे आते हैं, वो अगर के न्यूज़ के मार्फत कुछ भी कहना चाहते हैं तो वो ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनकी बात, उनका मुद्दा ज़रूर उठाएंगे। और ये हमारी कोशिश है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम खासकर उन युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर सकें जिनको रोज़गार की तलाश है और जिनसे उनके घर वालों को बड़ी उम्मीदें हैं। अली, अब आपके पास मैं आ रहा हूँ, आखिरी हिस्से में हूँ मैं इस कार्यक्रम के। आप जैसा बता रहे थे कि आप जिस जगह पर हैं वहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे आप लोगों से बात कर रहे थे, फिर वो बच्चे चले गए। आउटसोर्स को आप बता रहे थे कि ठीक है, लेकिन एक चीज़ मुझे जाननी है आपसे, वो ये कि जब आप युवाओं से बात कर रहे हों या अभी जब आप कर रहे थे, ये बात ठीक है कि बीटेक, एमबीए, ये तमाम तरह की जो डिग्रियां हैं, उसके बाद मैंने देखा है, आज ही मुझे पता चला, इसका कार्यक्रम में मैं जिक्र कर चुका हूँ, एक बार मैं और करना चाहता हूँ, और मैंने दिखाया भी है वो आंकड़ा, कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो ओला, उबर और दूसरी कंपनियां जो अलग अलग तरह की हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं ट्रैवलिंग की, जिसमें 2-3 घंटे 4 घंटे आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, और बड़े बड़े शहरों में ये बहुत सारे युवा, पढ़े लिखे युवा ये काम करते हैं। तो कुछ लोग तो इसको इस नज़र से देखते हैं कि भाई इसमें हर्ज क्या है, वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है, और ख़ासकर उन युवाओं को लगता है जो ये सब कर रहे हैं, कि भाई ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उतनी हम कमाई नहीं कर पाते या हमें नौकरी नहीं मिल रही, कि हमें मजबूरी है ये सब काम करना। और इसमें बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जो छोटे छोटे ज़िलों से, हमीरपुर जैसे ज़िलों से निकल कर आते हैं और फिर वो शहरों में आके ओला, उबर चलाने लगते हैं, इन कंपनियों में सर्विस प्रोवाइडर, जोमेटो, स्विगी में काम करने लगते हैं। इसको लेके क्या आपने उन युवाओं से बात की, उन्होंने क्या कहा इस पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मेरी बात हुई जो युवाओं से, तो उन्होंने ये बात, मैं दोबारा फिर उसी बात को कहूँगा कि युवाओं का ये सबसे बड़ी बात कहनी थी कि जिसका जितना पोटेंशियल है वो उसके हिसाब से अपनी जॉब की प्रोफाइल को प्रिपेयर करता है। सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि जो बुंदेलखंड से निकलकर गुजरात जा रहा है, या जो मतलब एक अपनी शहर से निकलकर या अपनी स्टेट से निकलकर दूसरी एक स्टेट जा रहा है, या जैसे लखनऊ से कोई निकलकर दिल्ली जा रहा है, तो एक पैमाना बढ़ रहा है। अब अगर लखनऊ का बंदा जो होगा, वो अगर लखनऊ का कोई बेरोजगार बंदा है जो बॉम्बे या कलकत्ता जाकर, या जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं जहाँ पे जाके अगर वो उबर चलाता है, तो उसको कहीं से कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो उसके अंदर दो चीज़ पनप रही हैं। एक सबसे बड़ी बात ये पनप रही है कि मुझे रोजगार यहाँ पे मिला है, और दूसरी चीज़ ये पनप रही है कि मैं लखनऊ से अच्छे शहर में महाराष्ट्र में हूँ, मैं यूपी से अच्छे शहर महाराष्ट्र में हूँ, यूपी से अच्छी स्टेट महाराष्ट्र में हूँ, या मैं यूपी से अच्छी स्टेट बंगाल में हूँ, है ना, या राजस्थान में हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जो लोगों के दिमाग में पनप के आती हैं कि मैं उबर चला रहा हूँ, लेकिन मैं इस स्टेट में हूँ या मैं इस स्टेट में हूँ, मैं यहाँ से अपना काम करूँ। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि एक तो ये होता है कि देखिए, कोई काम छोटा और कोई काम बड़ा नहीं होता है, कोई नौकरी छोटी, कोई नौकरी बड़ी नहीं होती है। इंसान के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, एक आदमी उबर चला रहा है तो वो ये सोच रहा है कि भाई मैं उबर चला रहा हूँ, लेकिन मेरे जो फैमिली में जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जो भी अखराजात हैं, जो भी ज़रूरतें हैं उनकी, वो खर्चे पूरे हो रहे हैं मेरे उबर चलाने से, तो ठीक है, मैं इसी के ऊपर मतलब संतोष करके मैं उबर ही चलाऊंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उबर चलाते हैं या जोमेटो में या स्विगी में काम करते हैं, लेकिन उनके दिल से अगर आप पूछिए तो वो स्विगी और जोमेटो में काम तो करते हैं, लेकिन घर जाकर उन्हीं पैसों से वो किताब खरीदते हैं, और किताब खरीदकर वो यूपीएससी की तैयारियां कर रहे हैं, वो पीसीएस की तैयारियां कर रहे हैं, वो आईआरएस की तैयारियां कर रहे हैं। तो मतलब ये विभिन्न टाइप के जो बच्चे हैं जो पाए जाते हैं। मेरी जो उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि कोई काम छोटा, कोई काम बड़ा नहीं होता। जी बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अली, अमन, अमित, मुनेंद्र, आशीष, कुलदीप, सोनाली, अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे।
और बात हम रोज़गार की कर रहे हैं। राष्ट्र हित में रोज़गार की बात करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बात युवाओं से जुड़ी हुई भी है। आज के सेगमेंट में हमने बात की थी 18 साल से लेके 25 साल के युवाओं का दुख दर्द समझने के लिए, और हम ये वादा कर रहे हैं कि रोज़गार का मुद्दा जब भी आएगा या कोई ऐसी घटना जो रोज़गार से जुड़ी हुई होगी तो वो हम ज़रूर प्रमुखता से दिखाएंगे अपने चैनल पे। और ये भी हम वादा कर रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे अलग अलग ज़िलों के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हों चाहे वो सांसद हों, उनसे भी हम बात कर पाएँ, क्योंकि ये एक पक्ष है जो आप सुन रहे हैं पिछले 2 दिनों से, और अलग अलग ज़िलों से हमने करीब 8 से 10 ज़िलों में बात की है अलग अलग जगहों पर। तो ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष वो भी है जो चुनकर लोकसभा में बैठता है, विधानसभा में बैठता है, और उनकी भी ये पहली जिम्मेदारी है कि वो कम से कम युवाओं पर ध्यान दें, उनके रोज़गार के विषय पर ध्यान दें। सिर्फ अध्यक्ष बनना, किसी जगह का मंत्री बन जाना या कुछ किसी विभाग का मंत्री बन जाना ये काफ़ी नहीं है, ये एक दूसरा पहलू है। या फिर हिंदू मुसलमान पाकिस्तान पर बयान दे देना, ये देखो एक और पहलू है। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि जो मुद्दा है उन लोगों से जुड़ा हुआ जो आपको वोट देते हैं उस पर आप ध्यान दें, खासकर युवाओं से जुड़ा हुआ, क्योंकि मंत्री, सांसद और इन अधिकारियों के बेटे बेटियां अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनका एक अपना जॉनर होता है, अपना तरीका होता है, लेकिन जो वोट दे के इनको वहाँ तक पहुँचाते हैं उनकी हालत क्या है वो आप लगातार देख रहे हैं, हम लगातार दिखा रहे हैं। स्कूलों की हालत क्या है ये भी आप देख रहे हैं, हम दिखा रहे हैं। तो कोशिश यही है कि कम से कम ये बात उन तक पहुँचे, और हम राष्ट्रहित में ये भी कोशिश करेंगे कि कोई सांसद विधायक भी आए जो इस विषय पर बोले कि भाई ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। राष्ट्र देखने के लिए आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय हमें दिया। ज़रूर फ़ोन कॉल करके या व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी मैसेज के ज़रिए जो हम आप फ्लैश कर रहे हैं आप उस पर हमें बता सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर के ज़रिए आप के न्यूज़ से जुड़ सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं और किस इशू पे आप चाहते हैं कि राष्ट्रहित में वो बात की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।